हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 9th कौशल विकास का चैप्टर नंबर 2 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर का हमारा ये पार्ट 2 है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जैसे कि हमने ये सब डिस्कस कर लिया था, है ना। इस डायग्राम के बारे में हमने बहुत डिटेल में जाना था कि किस तरह ये पॉट्स हैं, ये प्लांट्स हैं, और ये भी देखा था कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसे कि ये एयर पोल्यूशन को कम करने का काम करते हैं, टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं, ग्रीन स्पेस प्रोवाइड करते हैं, हमें हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन भी देते हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में जाना था। यहाँ था कि कुछ इस पेज में बताया था कि क्या क्या चीजें आप इस चैप्टर में समझने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन में आपको एनसीईआरटी ने बताया था कि किस तरह हम सिर्फ सीमेंट से बने हुए या मिट्टी से बने हुए जो पॉट होते हैं उनका ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उनके अलावा भी बहुत चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम प्लांट्स उगा पाएंगे। जैसे कि ये बैग के बारे में जाना था, दिस इज अ बैग। ओके, एंड उसके साथ ही हमने नीचे यहाँ पे देखा था बेड के बारे में, है ना जी। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। स्कोपिंग वर्क के बारे में हमने समझा था कि जब हमें स्कोप डिसाइड करना है तो हमें किस किस चीजों का पहले ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बातें करी थी। पोर्टफोलियो भी मैंने आपको बताया था किस तरह बनाना है, एक रेफरेंस दे दिया था मैंने। अगर आप उसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि वो एज एज इट इज आप अपने टीचर को दिखाना चाहते हैं तो नॉट एन इशू, आप दिखा सकते हो, ठीक है। ओके, टेम्पलेट के बारे में यहाँ बताया गया था किस तरह हमने ये किया है, आपको याद होगा, है ना। डेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब चीजें। साइट विजिट, साइट विजिट का मतलब था कि ये पोर्टफोलियो है ना। साइट विजिट का मतलब था कि आपने एक्चुअली में वहां जा करके, उस जगह पे जा करके आप देखा है कि किस तरह से जो आपकी रूफ टॉप गार्डनिंग है वो प्रैक्टिस हो रही है ना। किसी भी एक्सपर्ट से आपने बात की है, चीजें की है। ये भी आपका एक पोर्टफोलियो था, हमने सब डिस्कस कर लिया है ना। ओके, लेआउट की डिजाइनिंग के बारे में भी हमने बात की थी, समझा था। थोड़ा सा ओवरव्यू सा बता देती हूँ। स्पेस हमें देखना पड़ता है कि, है ना, स्पेस होना चाहिए, प्लांट्स के बीच में भी स्पेस होना चाहिए, और इतना स्पेस भी हमें होना चाहिए कि हम घूम भी सके वहां पे। ऐसा नहीं हो कि हमने कंजस्ट कर दिया, बस प्लांट्स ही प्लांट्स लग रहे हैं, हम घूम भी नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली। वो चीज का भी ख्याल रखना होता है। सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट का देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि प्लांट को सनलाइट ही ना मिल पाए, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, है ना। वेट और सेफ्टी कंसिडरेशन, इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये आपका दूसरा पोर्टफोलियो था, हमने इसके बारे में भी बात कर ली थी, है ना। और देखा था वाटर मैनेजमेंट किस तरह से होती है, पानी को अच्छे से हमें मैनेज करना पड़ता है, पानी ढंग से प्लांट्स तक पहुंच पाए, इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग, कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि प्लांट ना, प्लांट का जो मतलब बैग होता है, मान ली प्लास्टिक का बैग हमने उसमें लिया है, उसमें प्लांट लिया है, या कोई पॉट लिया है, कुछ भी लिया है, तो उससे ना कभी कभी पानी ड्रेन होने लगता है ना। तो पानी अगर ड्रेन होता रहेगा प्लांट्स में से तो हमारी रूफ के सरफेस को वो खराब कर सकता है। तो उसके लिए भी हमने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं वो हमने देखे थे, है ना। सारा चीजें हमने समझ लिया था। शेड का क्या प्रोविजन है कि कुछ प्लांट जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनको शेड चाहिए होती है, उनको ज्यादा तेज गर्मी नहीं चाहिए। अगर ज्यादा तेज गर्मी मिलेगी तो वो खराब हो जाएंगे, तो उनको खराब होने से बचाने के लिए हमें इस तरह की चीजें करनी पड़ती है ना। तो शेड का भी हमने बात की थी कि जाली लगा सकते हैं हम। वुड के कुछ जो लकड़ियां होती हैं उनको आप लगा सकते हैं साइड में, इसकी बैम्बू की लकड़ी हो सकती है या कोई और लकड़ी हो सकती है, उस पे आप टर्पुलिन वगैरह बिछा सकते हैं, या उस पे आप एक जालीदार कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, है ना। और उसके नीचे फिर आप प्लांट्स उगाएंगे, तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। विंड वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए, बहुत तेज विंड चलती है, उन सब चीजों से भी हमें प्रोटेक्शन करनी होती है, तो किस तरह कर सकते हैं, देख लिया था। पोर्टफोलियो था, फिर एक और बहुत पोर्टफोलियोज है ना इन चैप्टर्स में। आपको कई बार बड़ा अजीब लगता होगा ना, कोई बात नहीं। पोर्टफोलियो भी हमने देख लिया था। ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंडिंग अपनी चेक करने का ये हम कर चुके हैं, है ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी तक अगर आपने पुराना वाला पार्ट नहीं देखा है तो डायरेक्ट इस पे जंप मत करना। मैंने लगभग आपके 4 मिनट ले लिए हैं अभी, जहां मैंने आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दिया है। आपको ये जो ओवरव्यू मैंने दिया है ना 4 मिनट में, ये मैंने पूरा 1 घंटे के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो पहले उसको कर लेना। वीडियो नहीं मिल पा रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 लिखा होगा मैंने साथ में, उस पर क्लिक कर लेना और वहां से उसे देख लेना। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं केसलेट से, है ना। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहने वाला है, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, और आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है जी। चलिए, अब बिना किसी देरी के अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं केसलेट से।
ओके, केसलेट का मतलब आपको पता होगा, केसलेट का मतलब होता है केस स्टडी, है ना, केस स्टडी। स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड वाटर प्रूफिंग। अब हमें बात करनी है स्ट्रक्चरल सेफ्टी की और वाटर प्रूफिंग की, है ना, पानी से बचाव, वाटर प्रूफिंग करना है और स्ट्रक्चर की सेफ्टी करनी है हमें, है ना, जिस स्ट्रक्चर पे हम वो अपने प्लांट्स को उगाने वाले हैं। ओके, जैसे रूफ पे उगाने वाले हैं तो स्ट्रक्चर की सेफ्टी। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर्म द गो ग्रीन टीम टू डेवलप अ रूफटॉप गार्डन। रूफटॉप गार्डन को डेवलप करने के लिए क्लास 9th के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था गो ग्रीन, है ना, उन्होंने एक टीम बनाई अपनी। टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे फर्स्ट इंश्योर द पैरापेट वॉल वाज स्ट्रॉन्ग। उन्होंने एक चीज को इंश्योर किया कि जो वॉल है ना, जो दीवारें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा ना हो कि कच्ची दीवारें हो, हम उस पर थोड़ा सा भी अगर भार दें, थोड़ा सा भी वेट दें तो वो टूट जाए, है ना। इस चीज का उन्होंने इंश्योरेंस लिया, इंश्योर किया इस चीज को। नेक्स्ट, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे कंसल्टेड द कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को कंसल्ट किया। कॉन्ट्रैक्टर कौन, जिसने उस बिल्डिंग को बनाया था, जिसने हमारे स्कूल की बिल्डिंग को बनाया था, उस कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने बात की। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें इन्फॉर्म किया दैट द रूफ कुड सेफली सपोर्ट अ मैक्सिमम लोड ऑफ 150 kg पर स्क्वायर मीटर, है ना। क्या हुआ, गोग्रीन नाम की एक टीम बनाई हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने, है ना, क्लास 9 के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने एक टीम बनाई और उन्हें रूफ टॉप गार्डनिंग करनी थी। अब गार्डनिंग शुरू करने से पहले उन्होंने ये इंश्योर करा, ये इंश्योर करने की कोशिश की कि क्या जो हम जगह यूज कर रहे हैं क्या वो सेफ भी है। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा अगर वेट डालें तो वो खराब हो जाए। ओके, तो उनको पता लगा कि चलो स्ट्रॉन्ग तो है ना, स्ट्रॉन्ग तो है, खराब नहीं होगी इतनी आसानी से। अब उन्हें ये भी तो पता करना था कि खराब नहीं होगी, ऐसा थोड़ी कि हम उस पे 1000 kg वजन रख दे तब भी खराब नहीं होगी। हर एक का एक लिमिट होता है, बिल्डिंग का भी एक लिमिट होता है कि इतना ही वेट आप उसके ऊपर रख सकते हैं। है तो बहुत अच्छी कंडीशन की, नो डाउट, बट थोड़ा लिमिट है कि इतना लिमिट ही आप रख पाएंगे, है ना। तो वो लिमिट जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस स्कूल की बिल्डिंग को तैयार किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि जो लिमिट है आपकी बिल्डिंग की वो है 150 kg पर स्क्वायर मीटर। क्या मतलब हुआ इस बात का कि 1 मीटर स्क्वायर में आप कितना 150, एक मिनट रुको जूम आउट करते हो, 150 kg डाल सकते हैं। 150 kg का जो भार है वो आप दे सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, लेंथ भी 1 मीटर, ओके, और ब्रेथ भी 1 मीटर, ठीक है। इतने एरिया में जहां पे 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ होगी, इसके एरिया में आप 150 किलो तक का वजन डाल सकते हैं, है ना। चलो फिर आगे क्या किया, द स्टूडेंट सिलेक्टेड एन एरिया ऑफ 5 मीटर इंटू 3 मीटर, है ना, जो कि बन गया 12 मीटर स्क्वायर का। अब वन लेंथ वाला, 1 मीटर लेंथ वाला और 1 मीटर ब्रेथ वाले की जब आप एरिया निकालेंगे, उस एरिया में आप 150 किलो रख सकते हैं, है ना। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया था, 4 मीटर लेंथ और 3 मीटर ब्रेथ वाले एरिया को उन्होंने सिलेक्ट किया था, जिसका एरिया हमारे पास निकल करके आता है 12 मीटर स्क्वायर, है ना। ये हम उन्होंने अपना गार्डन तैयार किया, जिसका मतलब होता है कि जो टोटल परमिसिबल लोड होना चाहिए इस सेक्शन पे ऑफ द रूफ पे, वो होना चाहिए 1800 kg। कैसे, मैं बताती हूँ। 1 मीटर स्क्वायर में हो सकता है 150 किलो, हो सकता है ना। अच्छा ठीक है, अब 4 इंटू 3 मीटर में कितना होगा, 12 होगा ना। 4 इंटू 3 कुछ टू 12, 4 4 4 2 8 4 3 12, 12 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 12 इंटू 150, होगा नहीं होगा, होगा ना। और ये कितना आता है निकल के, 1800 kg। इतना इतना भार, इतना वेट आप दे सकते हैं, है ना। 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर मतलब 12 मीटर स्क्वायर के एरिया पे। ओके, आफ्टर कंसल्टिंग विद परमिसिबल लोड ऑन, ओके, आफ्टर कंसल्टिंग विद द टीचर एंड एक्सपर्ट, कंसल्ट करने के बाद किससे, अपने टीचर से और एक्सपर्ट से, दे एस्टिमेटेड दैट द कंबाइंड वेट ऑफ अराउंड 50 pots, द पॉटिंग मिक्सचर एंड द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द रूफटॉप गार्डन वुड बी अबाउट 1200 किलोग्राम, है ना। जब उन्होंने बात की अपने टीचर से, एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट और टीचर से बात करने के बाद एक एस्टिमेट बनाया कि कितना वेट बन सकता है 50 पॉट का, पॉटिंग मिक्सचर मिला करके और कुछ और कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद
तो वो उनका जो भार निकल कर के आया वो निकल कर के आया 1200 किलो का। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ, फिर से बता देती हूँ, उन्होंने अपने टीचर और एक्सपर्ट से बात की और फिर बात करने के बाद एक एस्टिमेट बनाया कि जो भी हमें वेट 4x3 के एरिया में रखना है ना, मतलब 12 मीटर स्क्वायर के एरिया में रखना है, जो कि होगा 50 पॉट होने वाले हैं, पॉटिंग मिक्सचर होने वाला है और कुछ और कंपोनेंट्स होने वाले हैं अपने रूफ टॉप गार्डन पे। ये सारा का सारा भार जो मिला करके बनेगा, ये बनेगा 1200 किलोग्राम, वेल विद इन द सेफ लिमिट, जो कि सेफ लिमिट के अंदर ही है। सेफ लिमिट हमारी क्या है? 1800, है ना? और हमारी लिमिट यहाँ क्या हो गई? 1200, काफी अंदर है, मतलब बहुत कम है उनसे। तो विद दिस कंफर्मेशन, इस कंफर्मेशन के बाद दे वाटर प्रूफ द रूफ विद टर्पुलिन लाइनर। उन्होंने क्या किया? वाटर प्रूफिंग कर दी रूफ की, किसके साथ? टर्पुलिन लाइनर के साथ। एंड इंस्टॉल सपोर्ट ऑफ बैम्बू टू सपोर्ट क्लाइंबर्स। और उन्होंने क्या किया? वाटर प्रूफिंग कर दी पहले तो रूफ की, है ना, किसके साथ? टर्पुलिन के साथ, टर्पुलिन लाइनर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनकी छत थी ना, पूरी की पूरी छत को सबसे पहले उन्होंने कवर किया तरपाल से। तरपाल को इंग्लिश में टर्पुलिन कहते हैं ना। टर्पुलिन से पूरी की पूरी छत को उन्होंने बेस पे कवर किया, ठीक है। और फिर उस टर्पुलिन के ऊपर, टर्पुलिन लाइनर के ऊपर वो गार्डन बनाएंगे अपना, ऐसा है, ठीक है। मतलब टर्पुलिन लाइनिंग जो उन्होंने बनाई, उन्होंने बिछा दी है जमीन पे, अपनी रूफ टॉप की जमीन पे, उसके ऊपर वो गमले लगाने वाले हैं। ओके जी, चलो। और क्या किया उन्होंने? सपोर्ट ऑफ बैम्बू, बैम्बू के भी कुछ सपोर्ट जैसे इस तरह के आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। बैम्बू नहीं है ये, कुछ लकड़ियां हैं, क्योंकि इतने से पॉट में बैम्बू थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा बैम्बू होता है। तो पॉट में हमने छोटी छोटी लकड़ियां ली है ना। तो मान लिया अगर आपका बहुत बड़ा पॉट है तो आप उसमें बैम्बू ले लो। सपोर्ट क्लाइंबर, क्लाइंबर को सपोर्ट करने के लिए। क्लाइंबर क्या होता है? क्लाइंबर वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि जिनकी स्टेम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और जमीन पे रेंगते रहते हैं, है ना, उस तरह के प्लांट्स। तो उस तरह के प्लांट्स को अगर हमने ऐसे लेंथ वाइज बड़ा करना होता है ना, तो हम एक बैम्बू की स्टिक लगा देते हैं। तो बैम्बू की स्टिक से ऐसे वो रोल 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 करते हुए ना ऊपर ऊपर को चढ़ते रहते हैं ना, हाइट में बड़े होते रहते हैं। चलो, बेल, बेल को जैसे लगाते हैं ना बेल को, उस तरह से। ओके, अब आगे बात की जा रही है सिलेक्टिंग मटेरियल्स के बारे में। 2.5 सिलेक्टिंग मटेरियल्स, जूम इन कर लेते हो, रुको। हाँ चलो, मटेरियल को सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीजों का उपयोग करने वाले हैं हम, उन सब चीजों को अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। चलो, आफ्टर द लेआउट हैज बीन प्लान्ड, एक बार जब आपका लेआउट प्लान हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है इज टू सिलेक्ट मटेरियल, वो होता है अपने मटेरियल को सिलेक्ट करना। द टेबल बिलो, टेबल 2.3, जो नीचे टेबल दिया गया है 2.3, विल हेल्प यू मेक डिसीजन फॉर गैदरिंग मटेरियल। ये आपको हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा? डिसीजन लेने में कि आपको क्या क्या मटेरियल को इकट्ठा करना है यूज के लिए, है ना, फॉर द रूफटॉप गार्डन, अपने रूफटॉप गार्डन के इस्तेमाल के लिए। यू मे रिकॉल सम ऑफ दीज फ्रॉम ग्रेड 6 to 8 इन कौशल बोध। कौशल बोध में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बीच में आपको इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर आपका मन है तो आप एक बार उसे फिर से जाके वहां से रिकॉल कर सकते हो। ओके जी, चलो। अब हम बात करते हैं मटेरियल की सिलेक्शन के बारे में कि क्या क्या मटेरियल हमने सिलेक्ट करना है। पहली हम बात करेंगे पॉट या कंटेनर की। ओके, पॉट या कंटेनर, पॉट या कंटेनर वो होने वाला है जिसके अंदर हमने सॉइल डालनी है, पॉटिंग मिक्सचर वगैरह सब चीजें डालनी है, अभी बात करेंगे, और उसमें हमने प्लांट अपना उगाना है, ठीक है जी। क्या क्या यूज कर सकते हैं आप? टेराकोटा पॉट्स, टेराकोटा में क्या होंगे? जो कि मिट्टी के बने हुए बर्तन, है ना, बर्तन नहीं, पॉट्स वगैरह, है ना, टेराकोटा पॉट्स। वो क्या करेंगे? अलाउ करेंगे एयर को एंड मॉइस्चर को टू पास, है ना। एयर को भी पास करने का अलाउ करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें छेद होते हैं छोटे छोटे, है ना, जिसकी वजह से एयर पास ऑन हो सकती है और मॉइस्चर भी पास ऑन हो सकता है। प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग, जिससे क्या होगा? वाटर लॉगिंग हमारी प्रिवेंट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी मैम। प्लास्टिक के पॉट्स ले सकते हैं फिर आप, है ना। अब प्लास्टिक के पॉट्स आप क्यों ले सकते हैं? क्योंकि लाइट वेट होते हैं, इनके थोड़े से वो भी होते हैं, खराब चीजें भी होती हैं इनमें। वो ये कि जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं ना, वो इतने लाइट वेट होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेज विंड चले और वो गिर जाए, है ना, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी चीज, जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं ना, वो मॉइस्चर और एयर को पास करना अलाउ नहीं करते। मतलब प्लास्टिक के पॉट से एयर और मॉइस्चर अंदर बाहर नहीं हो पाती है ना, इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। फिर ग्रो बैग्स, ग्रो बैग्स हमने ऊपर देखे थे अभी।
एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम प्लांट्स उगा लेते हैं। वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड ईजी टू मूव होता है, उसको हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, ईजी होता है वो भी। प्लास्टिक बैग की तरह ही काम करता है वो भी। फिर सीमेंट वाले पॉट्स, जो ट्रेडिशनल पॉट्स हम अपने घर में देखते हैं सीमेंट से बने हुए, है ना, ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं यूज सिंस हैवी एंड रिटेन हीट। अब क्या होता है कि ये जो आपके सीमेंट वाले पॉट होते हैं ये लिमिट होता है, मतलब इनके यूज का, आप उनको बहुत वाइड स्केल पे यूज नहीं कर पाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि पहले तो ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, है ना, बहुत भारी होते हैं ये। और क्या होता है, हीट को रिटेन भी करके रखते हैं, ये थोड़ी इनकी खासियत है ना, हीट को, मतलब बाहर मान लें अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो प्लांट इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, कभी कभी रूट्स इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो आपके सीमेंट वाले पॉट होते हैं वो अपनी हीट को बरकरार रखते हैं, है ना, अपनी हीट को लूज नहीं कर लेते हैं, जिस तरह से ये टेराकोटा वाले पॉट्स करते हैं ना। टेराकोटा वाले पॉट्स में क्या होता है कि अगर बाहर ठंडा हो जाएगा बहुत ज्यादा तो अंदर रूट्स भी ठंडी होने लग जाएंगी, है ना, रूट्स में जो सॉइल है रूट्स के आसपास वो भी ठंडी हो जाएगी और पॉट भी ठंडा हो जाएगा, वो एयर पास ऑन हो जाएगी। पर जो सीमेंट वाले पॉट्स है ना, इसमें ये चीज नहीं होती है इतनी, मतलब वो रिटेन करके रखते हैं हीट को, कि अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड भी हो गई है तो जो सीमेंट के अंदर सॉइल है वो इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होगी, वो हीट को हल्का हल्का रिटेन करके रखेगी, है ना, बचा करके रखेगी। उसके बाद हम बात करते हैं वुडन कंटेनर की, लकड़ी से बने हुए कंटेनर की। ये क्या करते हैं, एयर को अलाउ करते हैं पास करना, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस को, है ना, एंड वाटर लॉगिंग भी। चलो, क्या होता है, वुडन के जो कंटेनर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि एयर जो है वो आसपास जा सके, है ना, आर पार जा सके, प्रिवेंट करते हैं टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस को भी, है ना। क्या होता है कि टेम्परेचर भी, जैसे मैंने भी सीमेंट के लिए बताया ना, सीमेंट के पॉट्स के लिए, तो वैसे ही सीमेंट के पॉट्स की तरह ही कुछ कुछ ये भी काम करते हैं और वाटर लॉगिंग भी हो सकती है इनमें, है ना। चलो, एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और सबसे बेहतरीन है, तो छोड़ो बेटा, छोड़ो इन सब चीजों को, ये सब नहीं करना है हमने, हमने जो यूज करना है, हमने यूज करना है रिसाइकल्ड मटेरियल। वो क्या है, ऐसी चीजें जो आपके घर में या आपके स्कूल में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जो किसी काम की नहीं थी, है ना, कोई बाल्टी थी, मान ले वो ऐसी रखी हुई थी, किसी काम की नहीं थी, पेंट किया हुआ था किसी ने, पेंटर ने आपके स्कूल में आया था, उन्होंने आपके रूम्स में पेंट किया और बाल्टी बच गई उनके पास, बकेट बच गया, तो आप उस तरह के बकेट का इस्तेमाल करिए। ओल्ड बकेट जो अब किसी काम की नहीं है ना, या उसमें छेद वगैरह हो गए थे तो पानी उसमें डालने का कोई मतलब नहीं रहता, अगर वो टूट गए या उनमें हल्का सा क्रैक आ गया मान लो, तो पानी तो वो स्टोर नहीं कर सकते, तो पर उन चीजों के लिए ओल्ड बकेट्स को, सॉरी, हम आराम से अपनी प्लांटेशन के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसी कोई बाल्टी आपको मिलती है स्कूल में तो आपने उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है, ये सब नहीं खरीदना है आपने, क्योंकि इसमें पैसा लगेगा। हमने यूज करना है रिसाइकल्ड मटेरियल का, जो कि आसानी से हम इस्तेमाल कर सके, है ना। ओल्ड बकेट्स की हमने बात की, जिसमें अगर छेद वगैरह हो गए हैं तो अच्छी बात है, तो हमें तो चाहिए थे, नहीं भी हुए तो हमें उनमें होल करना पड़ता है। ओके जी, चलो, ड्रिल इन द बॉटम, बिल्कुल नीचे बॉटम पे भी उनको ड्रिल करना पड़ता है, छेद करना पड़ता है उनमें, या ओल्ड सिंक्स को। ओके, अब इससे क्या होगा, पॉट की क्या सेफ्टी नोट हमें देखनी है, प्लेस हैवी पॉट्स या कंटेनर, जो अगर आपको हैवी पॉट या कंटेनर प्लेस करनी है, तो मैं बेटा अपनी बात कर रही हूँ कि आपको टेराकोटा पॉट्स, प्लास्टिक पॉट, सीमेंट पॉट से नहीं खरीदना है, क्योंकि आपको पैसे लगेंगे इन सब चीजों खरीदने में, है ना। आपने कोशिश करनी है कि आप ओल्ड पुरानी चीजों का ही इस्तेमाल करते हुए ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर लें, जो कि ईजी भी है ना, कोई टीचर मना नहीं करेगा इस चीज को। बट फिर भी अगर आप पॉट्स या कंटेनर खरीदना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इन पॉट्स या कंटेनर को प्लेस करना है नियर बीम, बीम हमने बात की थी पिछले वीडियो में, या फिर रूफ के एजेस पे, जो आपकी छत है उसके बिल्कुल एजेस पे आपने इनको प्लेस करना है। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्सचर के बारे में। पॉटिंग मिक्सचर क्या होता है, सॉइल, कॉम्पोस्ट मिक्सचर, कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉटिंग मिक्सचर। बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बहुत ही ज्यादा, मुझे पता ही नहीं है कि बच्चों को इतनी कंफ्यूजन क्यों होती है कि मैम ये क्या क्या चीजें होती हैं, हमें बताओ जरा पहले। तो चलो आपको पहले ना ये पॉटिंग मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखेंगे अभी आप, है ना, इस पॉटिंग मिक्सचर को, इधर वाले इमेज को, ये वाला। ओके, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम परलाइट की बात करते हैं। ओके, परलाइट क्या होता है, परलाइट जो होते हैं ना वो हल्के छोटे छोटे से जो पत्थर होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट, है ना, उन पत्थरों को आप बोलते हैं परलाइट, है ना। आप ऐसा याद रखिए कि थोड़े छोटे छोटे से जो पत्थर आपको देखने को मिलते हैं ना, व्हाइट व्हाइट कलर के,
वो होते हैं आपके पास परलाइट। इस तरह के दिखते हैं कुछ परलाइट, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखो परलाइट है। फिर कोकोपीट। कोकोपीट का मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जो नारियल होता है ना, नारियल का छिलका आपको पता है बाहर का, तो नारियल के छिलके का जो रेशा होता है, ठीक है, नारियल का, बस ऐसा आप याद रखें कि नारियल का जो छिलका होता है ना, नारियल के छिलके को ही हम क्या कहते हैं, कोकोपीट कहते हैं। आपको पता होगा ना, नारियल का वो बाहर वाला छिलका होता है जो ऐसे फाइबर फाइबर जैसे होते हैं उसमें, है ना, तो उसको ही हम कोकोपीट बोलते हैं। उसको थोड़ा सुखा लेते हैं लोग, उसको थोड़ा फाइन बना लेते हैं, है ना, उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बना देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, जो भी करते हैं उसके साथ, तो उसको हम कोकोपीट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उसको रिफाइनिंग करनी है, उसका बिल्कुल चूरन बना देना है आपने, बट आप उसको बस ऐसे फाइबर को भी आप अलग से लेकर के आओ और उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा सुखाने वगैरह के बाद, है ना। वर्मी कंपोस्ट आपको पता है क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट होता है जो वर्म्स की मदद से, जैसे अर्थवर्म वगैरह की वजह से, असिनिया फेडिटा अर्थवर्म को कहते हैं, अर्थवर्म की वजह से या उस तरह के किसी वर्म की वजह से जो हम कंपोस्ट तैयार कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, है ना। ये छोड़ दो, ये नीम पाउडर, ये कुछ नहीं है, ये बस नीम का जो पाउडर होता है, नीम के पत्तों का, उसके पाउडर को जब आप थोड़ा मिट्टी में मिला देते हैं तो उससे होता है इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं, है ना, मिट्टी में चींटियां वगैरह नहीं घूम रही होती हैं आसपास, वो अगर घूमेंगी भी तो वो चली जाती है साइड साइड को, वो डर जाती है नीम से, है ना, नीम की इतनी तेज खुशबू होती है, हम भी डर जाएंगे अगर नीम की इतनी तेज खुशबू हमें रोज हमारे घर के आसपास देखने को मिले तो, इन दैट केस, है ना, डर नहीं जाएंगे मतलब, बट नीम ना थोड़ा स्ट्रांग होता है एक्चुअली, तो कभी कभी ना आपको इरिटेट भी करता है नीम, इस तरह हो जाता है। और ये वर्मी कल्चर के बारे में भी हमने जान लिया, है ना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, है ना, कुछ इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि आपको बड़ा डिफिकल्ट लगे या कुछ लगे। अब इसके जो हमने यहाँ बात की पॉटिंग मिक्सचर के बारे में, तो उसके हम कुछ सेफ्टी वाले नोट्स भी देख लेते हैं, है ना। पॉटिंग मिक्सचर आपको समझ आ गया होगा, बस यही सब चीजें होती है। अवॉइड यूजिंग ओनली सॉइल। आपको क्या करना है, जब आप पॉटिंग मिक्सचर अपना तैयार कर रहे हैं, आपको सिर्फ सॉइल का इस्तेमाल नहीं करना है, एज इट रिटेन्स एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि क्या होता है, जो सॉइल होती है ना, वो एक्स्ट्रा वाटर रिटेन करती है, वो बहुत ज्यादा पानी अपने पास सोख करके रख लेती है ना, एंड इंक्रीजेस द लोड ऑन द रूफ, और क्या होता है, उसकी वजह से हमारा जो पॉट है वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और रूफ को नुकसान हो सकता है ना जी। चलिए, यही था पॉटिंग मिक्सचर के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर वाटरिंग, अब पानी देने के लिए हमने अपने प्लांट्स उगाए, उनको पानी भी तो देना पड़ेगा, तो पानी देने के लिए हम बात करें वाटरिंग कैन की, हम वाटरिंग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। स्मॉल स्प्रिंकलर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पानी स्प्रिंकल होकर थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हैं अपने प्लांट्स को। होस पाइप कुछ नहीं होती, जो नॉर्मल घरों में पाइप होती है ना, जो टैप से आप अटैच कर सकते हैं और प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, वो वाली पाइप को होस पाइप बोलते हैं। ट्रेज या सॉसर्स, ये क्यों रखना है आपको, ताकि सीपेज ना हो, है ना, आपकी रूफ में। और ट्रे तो मतलब आपने टर्पुलिन भी रखा होगा सबसे नीचे, है ना, अगर वो नहीं रखा है, इनकेस आप वो टर्पुलिन नहीं रख पाए हैं, तो उसके बाद फिर आपको ट्रे या फिर ये सब चीजें भी रखनी पड़ती हैं। ऐसा ना हो कि आप पानी तो दे रहे हैं, पानी प्लांट्स को तो मिल ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि गमले को मिल रहा है, बट उसके साथ साथ जो पानी ड्रेन आउट हो रहा है ना बाहर की तरफ को, वो रूफ पे जा करके सीप होता रहता है ना, तो उस चीज के लिए हमें नीचे अपने पॉट्स के नीचे ट्रे या सॉसेस लगा के रखनी पड़ती है ना, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आप अपने पास टर्पुलिन ले रहे हैं ना, आप टर्पुलिन का इस्तेमाल करें अपने प्लांट्स के नीचे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं हो जाती है, ठीक है। और फॉर वाटरिंग ये कोई चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कैन स्प्रिंकलर वगैरह कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप बकेट से भी पानी दे सकते हो, है ना, बकेट पानी भर के ले जाओ, उससे भी पानी दे लो। बहुत अगर प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो नई चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्कूल में बॉटल्स लेके आते हो ना, जो पानी पीते हो जिससे बॉटल लेके आते हो, उन बॉटल्स को ही भर के आप टर्न लगा दो, है ना, कि आपकी क्लास में मान लो अगर 10 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, या आपके ग्रुप में 10 बच्चे हैं, तो आप 10 बच्चों ने क्या करना है, एवरी डे एक रूटीन बना लेनी है कि आपने बॉटल लेकर के आनी है, आपने हाइड्रेटेड रहना है, खुद भी वो पानी पीना है ना, और क्या करना है, आपने अपने रिसेस के टाइम पे या फिर कोई सा भी एक टाइम आपने निर्धारित कर लेना है, उस टाइम पे आपने अपनी बॉटल्स को फिल करके लेके जाना है,
और उन प्लांट्स को ऊपर पानी दे करके आना है। अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपनी बॉटल को बार-बार रिफ़िल करके उनको पानी देते रहो, ठीक है? ये सबसे ईज़ी तरीका बताया मैंने। अगर आपको फिर भी होस पाइप या टैप्स वगैरह से अटैच करके वैसे देना है तो वैसे भी आप दे ही सकते हो, तो बताया है यहाँ पे। बट उसके लिए ये है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदनी पड़ जाएँगी, है ना? तो चीज़ें ना खरीदनी पड़े उसके लिए मैं आपको थोड़ा ईज़ी सा तरीका बता रही हूँ, ठीक है? अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, ठीक है, पैसे हैं, खरीद सकते हो तो खरीद भी लेना। अगर आपके स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी बात है, पर कोशिश करना कि आप अपने पेरेंट्स से पैसे ना माँगो इन सब चीज़ों के लिए, ओके? ऑलवेज़ प्लेस ट्रे या सॉसेस अंडर पॉट टू कलेक्ट एक्स्ट्रा वाटर एंड प्रिवेंट सीपेज। कोशिश करो कि जो आपके पॉट वगैरह है ना, उनके नीचे आप ट्रे या सॉसेस रख लो। अगर आपने टरपुलिन रखी हुई है नीचे, तब भी आप रख सकते हो, ज़रूरी नहीं होता है तब, है ना? तब ज़रूरी नहीं होता अगर आपने नीचे टर्पलिन का वो लाइनिंग रखी हुई है ना? अगर नहीं रखी हो तब तो पक्का रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं शेड एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। शेड और सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड हो सकते हैं? शेड नेट आप बना सकते हैं, एक नेट जैसा, है ना? जाली जैसा स्ट्रक्चर जो आपको शेड दे सकता है। बैम्बू की स्क्रीन्स आप लगा सकते हैं एंड लाइट वेट मूवेबल टेरलिसेस, है ना? ट्रेलिसेस, ओके? ये सब चीजें आप लगा सकते हैं। ट्रेलिसेस का मतलब होता है जंगला या जाली, है ना? उस तरह के स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ताकि कुछ प्लांट्स जिनको ज्यादा शेड की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, वो भी ग्रो कर पाए। ये क्या होगा? फॉर प्रोवाइडिंग शेड एंड फॉर क्लाइंबर्स। ये शेड प्रोवाइड कर पाएंगे प्लांट्स को, जिन प्लांट्स को शेड चाहिए, और क्लाइंबर्स की भी मदद कर पाएंगे। क्लाइंबर्स मैंने ऊपर समझा दिया था, है ना जी? चलो, ग्लव्स की बात करते हैं। ग्लव्स तो बहुत यूजफुल होते हैं। ग्लव्स ग्लव्स ही होते हैं, ग्लव्स का कोई टाइप नहीं होता है। और बट जो गार्डनिंग वाले ग्लव्स होते हैं ना, वो वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा कि आप जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं ना हम, कि ऑप्शंस क्या-क्या हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वो गार्डनिंग ग्लव्स आते हैं, वो वैसे ही आते हैं। ऐसा हो सकता है कि पिंक, रेड, ब्लू ऐसे कलर में आ जाएँ, पर गार्डनिंग ग्लव्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओके? ऑलवेज़ वियर ग्लव, इसलिए यहाँ पे ऐसे रखा गया है, ये कुछ नहीं है। ऑलवेज़ वियर ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। जब भी आप सॉइल हैंडल कर रहे होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर को हैंडल कर रहे होते हैं, तो कोशिश करिए कि आप हमेशा ग्लव्स को पहन के रखें। अदर कंपोनेंट्स, कंपोस्ट बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टोरेज एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? जहाँ पे आप कंपोस्ट इकट्ठा करेंगे, खाद वगैरह, है ना? या फिर आप स्टोरेज एरिया, कोई और भी जगह है जहाँ पे आपको स्टोर करके रखना है। मान लिया आपको बाल्टी रखनी है अपनी, है ना? ऊपर रूफटॉप के आसपास कहीं, तो वो स्टोरेज एरिया की तरह आप रख सकते हैं। मैन्योर वगैरह आप लेकर के आए हैं, अभी आपको नहीं डालना है प्लांट्स में, 3-4 दिन बाद डालना है, तो स्टोरेज एरिया में आप इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। केयर टू बी टेकन टू अवॉइड इन्फेस्टेशन बाय रैट्स और पेस्ट। क्या आपको केयर रखनी है? आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप अवॉइड करें इन्फेस्टेशन बाय रैट, है ना? जो रैट वगैरह होती है, चूहे वगैरह होते हैं या और भी कुछ पेस्ट होते हैं, उनसे इन्फेस्टेशन, उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसको वो कुतर देते हैं कई बार, है ना? तो जर्म्स वगैरह उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं। प्लांट्स को भी कई बार वो खा जाते हैं। प्लांट्स के जो फ्रूट लग रहे होते हैं, उनको खाने की कोशिश करते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको ख्याल रखना है। एंड प्रॉपर स्टोरेज भी करनी है विद लॉक अरेंजमेंट। लॉक हो सके, आपने जो जगह में जहाँ पे स्टोर करके रखा है या कंपोस्ट बिन बना करके रखा है, उस एरिया को, और कोशिश करें कि जहाँ आपने अपना गार्डन तैयार किया है, उसको भी आप बेहतर तरीके से लॉक कर पाएँ। लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो इतना ख़्याल रखें कोई जानवर ना जा पाए, कोई छोटा बच्चा ना चला जाए, उस पे पैर रख दे, खराब हो जाए। इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। चलिए, कुछ मुश्किल नहीं था, बस इसमें हमने थोड़ा-सा देखा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, है ना? नथिंग वाज़ डिफिकल्ट इन दैट, बस समझने का था, थोड़ा-सा मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया। सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय लिफ्टिंग एंड कैरिंग लोड। जब आप बहुत भारी अपना पॉट उठा रहे होंगे या कोई भी बहुत भारी चीज और कोई उठा रहे होंगे, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल का या फिर इंस्ट्रक्शंस का अच्छे से फॉलो करना, अच्छे से उनको सुनना है, उनको समझना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, वाइल लिफ्टिंग एंड कैरिंग लोड, भारी चीजों का सामान, भारी सामान को उठाते हुए। एंड हैंडलिंग टूल्स एंड मटेरियल, और जब आप टूल्स या मटेरियल को हैंडल कर रहे होंगे, उस दौरान भी आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। प्रोटेक्टिव गियर पहनने, मतलब ग्लव्स अच्छे से पहनने, जो गार्डनिंग वाले ग्लव्स होते हैं, टू बी यूज्ड एज रिक्वायर्ड, जब जब वो रिक्वायर्ड होंगे। ओके, आगे हम बात करने वाले हैं अब सिलेक्टिंग टूल्स फॉर डूइंग वर्क। अब अपने काम को करने के लिए, वर्क को करने के लिए, फॉर डूइंग वर्क, अब आपको टूल्स का सिलेक्शन करना है ना, सिलेक्टिंग ऑफ टूल्स। टेबल 2.4 की हम बात करेंगे। प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ टूल्स नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द रूफटॉप गार्डन। ये
आपको जो टेबल दिया गया है ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज की, टूल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है जो कि नेसेसरी है फॉर डेवलपिंग द रूफटॉप गार्डन, अपने रूफटॉप गार्डन को डेवलप करने के लिए, अलोंग विद देयर यूज एंड सेफ्टी हैंडलिंग्स, अलोंग विद किसके, उनके यूज के साथ और उसकी सेफ हैंडलिंग के साथ, है ना। ये आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है क्या, ये जो आपका टेबल 2.4 है ना। यू मे रिकॉल सम ऑफ दीज फ्रॉम ग्रेड 6 to 8 इन कौशल बोध। आपने अपनी कौशल बोध की किताब में ऑलरेडी 6 to 8 क्लास में ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, है ना। आगे हम यहाँ पे भी यही देखते हैं। चलिए ओके, हैंड ट्रोवल की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम। एज अ टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, खोदने के लिए, सॉइल वगैरह खोदनी होती है हमने, सीड को प्लांट करना होता है या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग करना होता है ना। अब सीड और सीडलिंग में फर्क मैं फिर से बता देती हूँ। ये बीज होता है, इसको सीड कहते हैं, और बीज से जब हल्की हल्की रूट्स हमें दिखाई पड़ने लगती हैं और लीव्स दिखाई पड़ने लगती है, उसे हम सीडलिंग्स कह देते हैं। ठीक है जी। डू नॉट लीव शार्प टूल्स लाइंग अराउंड, है ना। जो शार्प टूल्स होते हैं ना, जो नुकीले औजार होते हैं, नुकीले टूल्स होते हैं, उनको ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना है कि आपने उन्हें कहीं भी यूज करके रख दिया। ठीक है, क्या हो सकता है, किसी का पैर आ सकता है उस पे, किसी, है ना, किसी को चोट लग सकती है। तो आपने क्या करना है, उनको स्टोर करना है सेफली आफ्टर यूज, यूज के बाद उनको सेफली रख लेना है। प्रूनिंग सीजर्स, प्रूनिंग सीजर्स क्या होती है, जो गार्डनिंग वगैरह के लिए आप सीजर्स इस्तेमाल करते हैं ना, गार्डनिंग की कैंची, एक तरह से थोड़ी मोटी होती है देखने में। इसका इस्तेमाल क्या होता है, स्टेम वगैरह काट सकते हैं आप इससे, ड्राइड जो लीव्स होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं, प्लांट को भी आप शेप कर सकते हैं इससे। सेफ्टी नोट क्या है इसका, हैंडल करना है आपको केयरफुली, अच्छे से हैंडल करना है आपको, है ना, जो ये आपकी प्रूनिंग सीजर्स है इसको। फिर आपको क्या करना है, कीप ब्लेड्स क्लोज व्हेन नॉट इन यूज। जो आपकी कैंची होती है ना, इस तरह के ये जो ब्लेड्स होते हैं आपके, और पीछे से ऐसी कैंची बनी होती है, ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। यहाँ आपके ये 2 ब्लेड्स होते हैं, आपने क्या करना है, इन ब्लेड्स को क्लोज रखना है, इन ब्लेड्स को ऐसे चिपका करके रखना है आपस में। ओके, व्हेन नॉट इन यूज, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। वाटरिंग कैन या फिर स्प्रे बॉटल, वाटरिंग कैन या स्प्रे बॉटल किस लिए होगा, जब आपने पानी देना है अपने प्लांट्स को, तो वाटरिंग करना है हमने प्लांट्स को जेंटली, जेंटली पानी देना है हमने प्लांट्स को, ऐसे बहुत सारा पानी एक ही बार में प्लांट को भी नहीं दे देना है, उससे भी प्लांट खराब हो जाता है। एंड स्पेशली सीडलिंग्स को, सीडलिंग्स को तो बहुत ही जेंटली आपको रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी उस पर प्रेशर देंगे ना, तो हो सकता है कि उसकी जो स्टेम है, जो भी नई ग्रो हो रही है, वो टूट जाए, है ना। यहाँ देखो ये पतली सी है बिल्कुल, अगर आपने ज्यादा प्रेशर से पानी भी डाल दिया ना तो ये टूट जाएगी, इस चीज का ख्याल रखना होता है ना जी। चलिए अवॉइड स्पिलिंग वाटर ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे पानी नहीं गिराना है, इसका ख्याल रखना है ना, इसको अवॉइड करना है। कीप अ फर्म ग्रिप टू प्रिवेंट स्लिपिंग, और कभी कभी क्या होता है कि पानी अगर आसपास इकट्ठा हो जाता है ना, तो उससे फिसलन हो जाती है, तो हम गिर भी सकते हैं, तो फर्म ग्रिप भी रखनी है, प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो जाए, मतलब आप गिर ना जाए, है ना, इस चीज का ख्याल रखना है। बकेट और ट्रे, बकेट और ट्रे चाहिए हमें, अब वो क्यों चाहिए, कैरी करना है हमने सॉइल मिक्स को एंड कलेक्टिंग वाटर ड्रेनेज फ्रॉम पॉट्स, किस लिए, सॉइल मिक्स जो हमने बनाया है, पॉटिंग मिक्सचर वगैरह जो हमने बनाया है, उसको लाने ले जाने के लिए, या फिर वाटर ड्रेनेज फ्रॉम पॉट, जो पॉट से वाटर ड्रेन हुआ है उसको वापस ले जाने के लिए, है ना, या फिर उसको हमने बकेट में या ट्रे में इकट्ठा कर लिया और उसको फिर से हमने पानी को प्लांट में डाल दिया, सभी हम कर सकते हैं, है ना। ड्रेन कौन सा हुआ था, जो आपने अपने गमले में पानी दिया तो कुछ पानी जो है वो आपके प्लांट ने इस्तेमाल कर दिया, सॉइल ने इस्तेमाल कर लिया। बट कभी कभी क्या होता है, जब आप एक्सेस पानी दे देते हैं तो गमले के बाहर को पानी निकलना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि गमला क्या होता है, एयर और वाटर को मतलब आने जाने के लिए अलाउ कर देता है ना। तो क्या होता है, उसकी वजह से जो पानी होता है ना, वो गमले से बाहर बाहर को रिसना शुरू हो जाता है एक तरह से। ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है, ये होता ही है गमले में, गमले का मैकेनिज्म ही ऐसा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर आप क्या करेंगे कि आप जो पानी ड्रेन हुआ है ना, जो पानी बाहर निकल गया है एक प्लांट से, उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे, किस लिए, आप उसको इस्तेमाल करेंगे कि फिर से आप उसको ही प्लांट को दे सकें, उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर आप जो पानी वहां पे इकट्ठा हो गया उसको किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात की गई है ओवरलोड बकेट नहीं करना है। हाँ, और बकेट और ट्रे का इस्तेमाल, ट्रे का तो चलो वही है ना कि पानी जो है वो आपकी रूफ पे ना रिसे या रूफ खराब ना करे, तो ट्रे आप
पॉट के नीचे रखेंगे, ये भी था, मैंने ऊपर बताया था। बकेट का आप इस्तेमाल और भी चीज़ों में कर सकते हैं कि आपने नीचे से मान लें आप फर्स्ट फ्लोर पे आपकी क्लास है ना, और बिल्कुल रूफ के टॉप पे आपने अपना गार्डनिंग किया हुआ है, तो अपनी क्लास के पास जहाँ पे पानी का नलका है वहां से पानी भर के आपने ऊपर तक लेके जाना, तो भी आप बकेट में ले जा सकते हैं। मैंने तो इजी सा तरीका बताया था कि आप अपनी बॉटल से भर के ऊपर जाके पानी दे सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास बहुत बड़ा गार्डन आपने बनाया है तो आप बकेट वगैरह का इस्तेमाल उस तरह भी कर सकते हैं, है ना। और एक चीज लिफ्ट करना है आपने स्मॉल क्वांटिटीज टू अवॉइड स्ट्रेन, है ना। आपके जो बाजू है उसमें ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, है ना, आपको ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए थोड़ी ही क्वांटिटी आपने लिफ्ट करके लेके जानी है। बहुत सारा पानी एक बारी में उठा के नहीं लेके जाना है ना, बाहुबली नहीं बनना है। ओके, चलो लास्ट चीज है पॉट, ग्रो बैग, ग्रो बेड्स एंड नर्सरी ट्री। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। क्या होता है इसमें, सीडलिंग को ग्रो करना है एंड प्लांट्स को हमने इसमें ग्रो करना है। चूज प्लांट कंटेनर एज पर नीड एंड कन्वीनियंस इन हैंडलिंग। आपने क्या करना है, उस तरह का प्लांट कंटेनर सिलेक्ट करना है जो आपकी नीड एंड कन्वीनियंस के हिसाब से हो, है ना। ऐसा ना हो कि आपका प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज में, और आपने पॉट बिल्कुल ही छोटा ले लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मान लें वो कम से कम 5-6 मीटर की हाइट तक होता है और आपने बिल्कुल ही छोटा सा गमला ले लिया है जहां पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, रूट से नहीं ग्रो कर पा रही है, इतना छोटा सा गमला है वो, तो जैसे मनी प्लांट वगैरह के लिए होते हैं ना गमले बिल्कुल छोटे छोटे, वैसा सा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीजों को भी हमने ध्यान रखना है, अवॉइड करना है हमने लार्ज पॉट एज दे विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल। और हाँ, एक और चीज का भी ख्याल रखना है कि बहुत बड़े बड़े पॉट्स में नहीं ले आने हैं हमने, अभी तो मैंने बताया ना कि छोटे पॉट्स नहीं ग्रो कर पाएगा आपका प्लांट अगर बहुत ही छोटे हैं। एक और चीज का ख्याल रखना है कि बहुत लार्ज पॉट्स में नहीं लेकर के आना, क्योंकि बहुत लार्ज अगर आप पॉट लेकर के आएंगे तो आपको ही उसको हैंडल करने में डिफिकल्टी होगी। मतलब आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि पॉट बिल्कुल ही छोटा ना हो कि उसमें प्लांट ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, और बहुत बड़ा भी नहीं हो कि ऐसा नहीं है कि वो हिलाने में भी उसको इतनी दिक्कत हो रही है हमें कि हम उसको थोड़ा सा भी मूव भी नहीं करवा पा रहे हैं। इस चीज का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है जी, इतना आसान भी नहीं है। ये प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। आपको अपने फार्मर्स वगैरह को इन सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत मुश्किल से ये लोग ग्रो करवा रहे होते हैं, है ना। चलो, मेकिंग बिल ऑफ मटेरियल, अब आप अपने मटेरियल का बिल बनाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मटेरियल खरीद लिया है उसके बाद आप बिल बना रहे हैं, ये किसी और चीज के बारे में हमें बताया गया है। चलो पढ़ते हैं। The bill of material BOM helps in estimating costs in advance, avoiding wastage by buying only what is necessary and organizing the work step by step. अब जो बिल ऑफ मटेरियल होता है ना, ये क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है एक एस्टिमेटिंग कॉस्ट बनाने में, है ना। पहले ही हम एडवांस में ही एक तरह की एस्टिमेटिंग कॉस्ट बना पाते हैं, हमें पता लग जाता है कि लगभग इतना हमारा, इतने इतने का हमारा सामान आएगा, 3 से 4 हज़ार का हमारा मान ले पूरा का पूरा सामान आएगा, और हमने एक एस्टिमेट बना लिया ना, एडवांस में हम बना पाते हैं। उससे क्या होता है कि हम वेस्टेज नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं वेस्टेज को, कि हमें पता होता है कि ये चीजें जरूरी हैं, ये हमें चाहिए, जो चीज जरूरी नहीं है हम उसे नहीं खरीदते हैं, है ना। उसी हिसाब से एस्टिमेट बनाते हैं। बाय बाइंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, है ना, वही जो चीजें नेसेसरी होती हैं वही हम खरीदते हैं, एंड ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अपने वर्क को स्टेप बाय स्टेप, अपने वर्क को भी हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। You can use the template in table 2.5 to modify it or to list your estimated material and tools। अब आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल 2.5 अभी आगे दिया हुआ होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं या आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, किस लिए कि आप लिस्ट करें अपनी एस्टिमेटेड मटेरियल्स को एंड उसके टूल्स को, जो जो भी टूल्स या जो जो भी मटेरियल्स आपने इस्तेमाल करने हैं उनकी आप कॉस्ट को देख पाए, एक एनालिसिस कर पाए, और आप चीजें बता पाए कि कितने का आएगा, कितना आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट बन रहा है, एंड हर चीज के बारे में। अब बात की जा रही है कि कॉस्ट ऑफ लेबर की, है ना, जो आपने मेहनत की है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर शुड आल्सो इंक्लूड द एस्टिमेटेड टाइम स्पेंड इन डूइंग द वर्क। तो आपको कॉस्ट ऑफ लेबर को भी ऐड करना है किसमें, अपने एस्टिमेटेड टाइम, जो आपने एस्टिमेट लगाया कि लगभग इतना टाइम मैंने स्पेंड किया अपने काम को करने के लिए, तो आपको उसका पैसा भी उसमें ऐड करना है। ठीक है, अपना कॉस्ट ऑफ लेबर भी ऐड करना है। चलिए, अब केसलेट एक और दिया गया हमें, यहाँ पे केसलेट को पढ़ लेते हैं।
द गो ग्रीन टीम वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू बिगिन डेवलपिंग देयर रूफटॉप गार्डन। जो गो ग्रीन टीम के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, तो गो ग्रीन टीम जो हमारी है वो ऑलमोस्ट रेडी है किसके लिए, अपनी रूफटॉप गार्डनिंग को डेवलप करने के लिए, ठीक है। पर स्टार्ट करने से पहले उन्हें क्या था, उन्हें अ बिट अनश्योरिटी थी, उन्हें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं लग पा रहा था। किस चीज के बारे में, अबाउट द क्वांटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड। दो तीन चीजों के बारे में उन्हें पता नहीं लग पा रहा था अपने रूफटॉप गार्डन के एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले। कुछ चीजों के बारे में थोड़ा अनश्योर थे। क्या क्या थी वो चीजें, पहला था क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमें चीजें चाहिए, है ना। जैसे कि हमें सीड्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए, पॉट कितने चाहिए, या क्या क्या चाहिए हमें, जो भी चीजें होती हैं। एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड, और बाकी जो हमारे पास मटेरियल हैं, जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका क्या क्या कॉस्ट है ना। जो सीड है फॉर एग्जाम्पल, उनके क्या कॉस्ट है, उनको वो पता नहीं लग पा रहा था, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें। अब आप बोलेंगे कि मैम इस प्रॉब्लम से कौन सी बड़ी बात हो गई, तो क्या हो गया, तो बेटा आपको घर से पैसे भी तो मांगने पड़ते हैं, है ना। अब मान ली बच्चों ने अपने घर वालों को बोला होता कि बस आपने हमें 50-50 रुपीज देने हैं, है ना। 10 बच्चों का मान लो ग्रुप होता, बोलते कि बच्चे बोलते अपने पेरेंट्स को कि बेटा मम्मी पापा हमें बस 50-50 रुपीज चाहिए और आप हमें इतने पैसे दे दो और हम अपना प्रोजेक्ट स्कूल में करने वाले हैं। तो क्या होता, पेरेंट्स बोल देते कि ठीक है 50 रुपए ले जाओ। अब बाद में आपको पता लगता कि 50 रुपए में तो एक गमला भी नहीं आ रहा। 10 बच्चों का ग्रुप था, 50-50 रुपए इकट्ठे किए, 500 रुपए हो गए, और 500 रुपए में तो गमला ही नहीं आ पा रहा, है ना, पॉट ही नहीं खरीद पा रहे आप, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इस चीज के लिए आपको क्वांटिटी, कि आपको कितनी क्वांटिटी में खरीदना है और कितना कॉस्ट आपको लगने वाला है मटेरियल का, उस चीज का आपको पहले से अनुमान होना चाहिए, है ना, ताकि आप उस हिसाब से अरेंजमेंट भी कर सकें। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके स्कूल में पॉट अवेलेबल ही नहीं है, वैसे तो आपके स्कूल में पॉट अवेलेबल होना चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, नहीं है तो वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं करवा पा रहे हैं आप फिर, और आपने सोचा कि आप 100 पॉट लगाएंगे, तो पॉट का खर्चा कौन देगा, सीड का खर्चा कौन देगा, पॉटिंग मटेरियल कौन लेकर के आएगा, है ना। तो उन सब चीजों के लिए आपको कॉस्ट का भी ख्याल रखना है। देयर टीचर एडवाइज देम टू प्रिपेयर अ बिल ऑफ मटेरियल फॉर द प्रोजेक्ट। अब टीचर ने क्या किया, उन्हें एडवाइस किया कि वो प्रिपेयर करें अ बिल ऑफ मटेरियल फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए वो एक बिल ऑफ मटेरियल को तैयार करें, है ना, कितना बिल उनको आने वाला है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर, इस कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए द स्टूडेंट सॉट गाइडेंस फ्रॉम अ पेरेंट। स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक ऐसे माता से या किसी ऐसे पिता से उन्होंने गाइडेंस ली जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे, जो कि खुद बिजनेस करते थे, उन्हें पता होता था कि किस तरह बिल बनाना होता है, किस तरह हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, है ना। उनसे उन्होंने बातचीत की। अब टेबल 2.5 में इसी तरह का एक बिल बताया गया है मटेरियल का, जो कि उन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये बिल। ये है बिल, ओके। समझाती हूँ मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके। ये आपका पूरा का पूरा बिल, ओके। सबसे ऊपर यहाँ लिखा गया है बिल ऑफ मटेरियल्स, टेबल 2.5। अब समझते हैं, चलो। सबसे पहली चीज है टेराकोटा पॉट्स, कितनी क्वांटिटी, 15। कितनी कॉस्ट आ जाएगी, लगभग 500 के आसपास कॉस्ट आ जाएगी। दिमाग क्या लिखे हैं यहाँ पे कि एज पर द स्पेस अवेलेबल ऑन द रूफ कन्वीनियंट फॉर यूज, है ना। हमारे को इतने ही चाहिए थे, 15 ही पॉट्स हम वहां पे ग्रो कर सकते हैं, 15 पॉट्स में हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, इतनी ही जगह है हमारे पास, इतना ही स्पेस अवेलेबल है रूफ पे। उस पाइप पाइप जो है आपके पास, है ना, 10 मीटर की मान लो आपको पाइप चाहिए, 600 रुपए लगेंगे। और आपको पाइप किस हिसाब से लेनी है, आपने 10 मीटर पाइप क्यों ली, क्योंकि यही वो लेंथ है जो कि आपको टैप से लेकर के पॉट तक चाहिए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको आधी पाइप में हो जाएगा गुजारा। मान लो टैप से लेकर के पॉट तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, और आपने पाइप ले ली 5 मीटर की, तो उसका फायदा क्या हुआ, है ना। तो उस चीज का ख्याल रखना है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टैप एंड मोस्ट डिस्टेंट पॉट। बैम्बू फॉर सेफ्टी, रेलिंग एंड ट्रेलिसेस, ट्रेलिसेस वगैरह के लिए, रेलिंग के लिए, सेफ्टी वगैरह, इन सब चीजों के लिए आपको 3 बैम्बू चाहिए, 3 बांस चाहिए आपको। उनका कॉस्ट कितना आ जाएगा, 250 रुपए आ जाएगा। लेंथ ऑफ ईच पोल इज 5 मीटर, 5 मीटर की लेंथ है हर पोल की। तो एक चीज का ख्याल आपको यहाँ रखना पड़ेगा कि 5 मीटर की लेंथ है, कि 3 पोल का मतलब है कि 3 खंबे आप ऐसे लगा सकते हैं साइड साइड में,
और वहाँ के ऊपर तरपाल बिछा सकते हैं या जाली बिछा सकते हैं, जिसकी वजह से जो शेड में ग्रो होने वाले प्लांट्स है ना वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। या फिर बैम्बू आप उस बेल के आसपास भी लगा सकते हैं, उस क्लाइंबर के आसपास भी लगा सकते हैं, जो कि रेंगती है ना, जमीन पे रेंगती है, जो बेल होती है ना, पम्पकिन वगैरह की, पम्पकिन का आपको पता होगा। तो अगर आप उसके आसपास बैम्बू लगा देंगे तो वो जो बैम्बू की जो लकड़ी है उसके ऊपर ऐसे ग्रो करना शुरू कर देगी, है ना, ऐसे ऐसे। या आपने बैम्बू की लकड़ी लगाई, ये आ रही है आपकी, क्या आ रही है, बेल आ रही है उसकी पम्पकिन की, तो ऐसे 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 कॉइल हो जाती है ना। चलो, पॉटिंग मिक्स आपको चाहिए 100 किलो। 100 किलो अभी आपको मान लो डोनेट कर दिया किसी नर्सरी ने, है ना, लोकल नर्सरी ने। चलो, अब कॉस्ट ऑफ लेबर की बात करेंगे हम। क्या होगा, टाइम इन आवर्स, कितने आर आपने दिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। आर्ली एस्टिमेट, 1 घंटे में आपने कितना एस्टिमेट लिया है, आपने कितना पैसा लिया है। और फ्रीक्वेंसी पर वीक, 1 वीक में कितनी बार ये काम किया गया, है ना। अब वाटरिंग प्लांट्स और केयर एंड मेंटेनेंस की हम यहाँ 2 चीजों की बात करने वाले हैं। पहला हम देखते हैं टाइम इन आर 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा घंटा, है ना। वाटरिंग के लिए आपने आधा घंटा लिया। आर का एस्टिमेट कितना हुआ, आरली एस्टिमेट कितना हुआ, आपने उस 1 घंटे के लिए 25 रुपए लेने थे, है ना। तो आपने यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फ्रीक्वेंसी पर वीक, 1 वीक में आपने ये चीज 4 बार की है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 50, है ना। मतलब आधे घंटे के लिए आपने ये काम किया। 0.5 इंटू क्या मल्टीप्लाई करोगे, आर्ली एस्टिमेट की 1 घंटे में आप कितने पैसे लेंगे उसके, है ना। एज अ लेबर अगर आप कॉस्ट अपनी जोड़ना चाहें तो आप 25 रुपए लेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी पर वीक कितना होने वाला है कि 1 वीक में कितनी बार उस काम को किया जाएगा, 4 बार किया जाएगा तो 50 हो जाएगा। वैसे केयर एंड मेंटेनेंस में भी आधा घंटा काम किया गया, 1 घंटे का 25 रुपीज था। अब आप बोलोगे मैम ये आधा घंटा या 1 घंटे का क्यों है, तो ये आर्ली एस्टिमेट वाले ही पैसे आपने जोड़ने हैं, ठीक है। चलो, वरना आप आधे घंटे वाले जोड़ लो। अगर कोई इंसान 1 घंटे का 25 रुपए लेता है तो आधे घंटे का कितना लेगा, 12.5 लेगा, है ना। इतने लेगा तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। और 2 मतलब कि आपने 2 बार उसको टेक केयर किया है ना, वीक में 2 बार, 25 रुपए हो गया। अब इन सबको जब आपने ऐड किया, ये सारे को, ये बन गया 1425, है ना, 1425 रुपए। तो ये आ गया आपका एस्टिमेटेड बिल, कि इतना बिल हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। अब एनसीईआरटी आपको देती है एक प्यारा सा पोर्टफोलियो। एनसीईआरटी भरी पड़ी है पोर्टफोलियो से, बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं इधर बनाने के लिए। आपको ये सारे बनाने हैं, पता है। आप इसे लाइटली मत लेना कि मैम तो ऐसे मजे मजे में करा दे रही हैं तो हमें नहीं करने होंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको ये सारे के सारे पोर्टफोलियोज तैयार करने हैं और अपने टीचर को दिखाने हैं। आपके टीचर मांगेंगे आपसे कि बेटा ये पोर्टफोलियो बना के लाओ, वो चेक करेंगे, वो मार्क्स देंगे। 100 में से 70 मार्क्स आपको इन सब चीजों के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनको बहुत ध्यान से करो। और मैं तो पोर्टफोलियो सारे के सारे प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आपका भी पहला पहला बैच है ना, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कौशल विकास क्या होता है क्या नहीं होता है। और देखो सेशन हमारा ऑलमोस्ट आधा होने वाला है कुछ टाइम में, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, क्या करेंगे आप, है ना। मिड टर्म्स आपके शुरू होने वाले हैं, तो आपको पोर्टफोलियो मिल रहे हैं, आप इस चीज को स्लाइटली मत लो, है ना। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ देखो कि पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस मैम ने पोर्टफोलियो करा दिया और बस हो गया। ये आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, आपको टीचर को दिखाने पड़ेंगे, टीचर मार्क्स देंगे इनके। ओके, पानी भी पी लिया मैंने। चलो, बोलते बोलते ना ऐसे गले में हो जाता है कुछ। चलो, अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो देख लें पहले। ये देखो पोर्टफोलियो, मैम ने आज अपना नाम लिख दिया है नेम में। नेम, आज मैम क्लास 9th की स्टूडेंट बन गए हैं, देखो। छोड़ो, यहाँ मेरा नाम नहीं है, अपना नाम लिखना है इधर, है ना। डेट लिख देनी है, बिल ऑफ मटेरियल ये लिख देना है, सब्जेक्ट, क्लास, ये सब ऐसे ही लिखना है, एज इट इज लिखना होता है ना। थोड़ी सी आप अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोडक्शन देंगे। अच्छा, मैं आपको ना जूम आउट करके पहले इसका स्क्रीनशॉट डलवा लेती हूँ, आपने इनके स्क्रीनशॉट लेना हो। अगर आपको पीडीएफ में भी चाहिए होगा ना पोर्टफोलियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पीडीएफ इनका कंबाइन करके ऊपर लिख के कि पोर्टफोलियो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सारे चैप्टर्स के कर दूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर नहीं तो अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो वो बेटर है ना। चलो, ले लिया होगा आपने। क्या इंट्रोडक्शन देंगे हम, ये तो बहुत ही छोटा है। क्या इंट्रोडक्शन देंगे हम
कि अ रूफ टॉप गार्डन इज अ ग्रेट वे टू ग्रो वेजिटेबल, हर्ब्स एंड फ्लावर्स इन अ अनयूज्ड स्पेस ऑन द रूफ, है ना। रूफ के अनयूज्ड स्पेस में आप वेजिटेबल, हर्ब्स, फ्लावर्स वगैरह ये सब चीजें ग्रो कर सकते हो। ये आपको हेल्प करता है इन गेटिंग फ्रेश एंड हेल्दी फूड। फ्रेश और हेल्दी फूड में आपकी ये मदद करता है, आपको ये प्रोवाइड करवा पाता है। एयर की क्वालिटी को बेहतर बनाता है एंड रिड्यूस करता है हीट अराउंड आवर होम बिफोर स्टार्टिंग अ रूफटॉप गार्डन। पहले आपने वो नाम वगैरह लिखा, फिर आपने इतनी सी इंट्रोडक्शन लिखी, है ना। इसमें कुछ और ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर आपने लिखा दिस लिस्ट इज कॉल्ड अ बिल ऑफ मटेरियल। अब आपने बिल ऑफ मटेरियल के बारे में आपने यहाँ पे दिखाया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था आइडेंटिफाई करना सारे मटेरियल्स को जो कि रूफटॉप गार्डनिंग में रिक्वायर होने वाले हैं, एस्टिमेट करना है कॉस्ट को, प्लान करना है या ऑर्गेनाइज करना है अपने गार्डनिंग के वर्क को, और प्रमोट करना है यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली मटेरियल। ठीक है जी, चलो अब बिल ऑफ मटेरियल आता है ये आपका। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो। पहले है मटेरियल ग्रो बैग्स, कितनी क्वांटिटी 10, एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1000 रुपए, है ना, फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, वेजिटेबल ग्रो करने के लिए ग्रो बैग्स हमने ऊपर भी देखा था। पॉटिंग सॉइल 50 किलो चाहिए मान लो आपको, है ना, 500 रुपए की आएगी फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, है ना, ग्रोइंग मीडियम होता है ये। ऑर्गेनिक कंपोस्ट 20 किलो चाहिए, 300 रुपए का आएगा, ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स। कोकोपीट की बात करें 10 किलो चाहिए हमें, 350 रुपए का आएगा ये सारा, और ये इंप्रूव करेगा वाटर रिटेंशन एंड एरेशन को, है ना। कोकोपीट हमने देखा था क्या होता है कोकोपीट, कि नारियल का जो छिलका होता है उसको कोकोपीट कहते हैं। वेजिटेबल में टमेटो, स्पिनच, कोरिएंडर, चिली, फेनुग्रीक, इनके सीड के पैकेट हमने खरीदने हैं, 5 पैकेट हम खरीदेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। पहला टमाटो, स्पिनच, तीसरा, चौथा, पांचवा ये खरीदेंगे हम, 250 रुपए का आएगा। ये क्या है? ये यूजफुल है, यही तो ग्रो करना है हमें, यही तो सबसे ज्यादा यूजफुल है ना, फॉर ग्रोइंग डिफरेंट वेजिटेबल्स। वाटरिंग कैन एक चाहिए, 350 रुपए का। ये मैंने बनाया है बिल ऑफ मटेरियल। अगर आप वाटरिंग कैन को रिमूव करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी चीज को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे ग्रो बैग को आपने रिमूव करना है, मान लो आप बच्चों के पास ऑलरेडी पॉट है अवेलेबल, है आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसको नहीं रखेंगे फिर, है ना, आप इसको कट कर देंगे, तो ये बाकी चीजें ऐड करेंगे, ऐसे सब, है ना। वाटरिंग कैन एक 350 रुपए का पानी के लिए। गार्डनिंग ग्लव्स एक पेयर 200 रुपए का, है ना, वो आपके हैंड को प्रोटेक्ट करेगा। हैंड ट्रोवल, एक हैंड ट्रोवल चाहिए 250 रुपए का, डिगिंग एंड प्लांटिंग के लिए। हैंड ट्रोवल। स्प्रे बॉटल चाहिए एक आपको, स्प्रेइंग वाटर एंड या फिर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए, 150 रुपए का। नीम का ऑयल चाहिए एज ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, 250 ml चाहिए हमें, ये 250 रुपए का, है ना, नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होता है ये। प्लांट लेबल्स, जो हमें लेबलिंग करनी है ना प्लांट्स की, ऐसे लेबल्स आते हैं ना छोटे छोटे, जिसपे आप नाम लिख लेते हो कि ये दिस इज एग प्लांट या टमेटो प्लांट या फिर स्पिनच या ये सब चीजें, है ना, उस तरह से। और फिर प्रूनिंग सीजर्स, कैंची, गार्डनिंग वाली कैंची बोलती हूँ मैं इसको हिंदी में। ऐसे गार्डनिंग वाली कैंची नहीं बोलते प्रूनिंग सीजर्स को, पर ऐसे बोलने में इजी लगता है ना, आपको ध्यान रहेगा। प्रूनिंग सीजर्स, गार्डनिंग वाली कैंची, एक गार्डनिंग वाली कैंची 400 रुपए की आती है। ओके, तो कोशिश वही करनी है कि आपका खर्चा इतना ज्यादा नहीं हो, क्योंकि यहाँ तो खर्चा मैंने देखो 4100 रुपए बना दिया। तो मैंने वही किया है कि ये सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं, है ना। अब इसमें से जो जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप यहाँ से काट दो, जैसे कि मैंने बताया अगर ग्रो बैग अवेलेबल है उसको काट दो, तो 1 फिर यहाँ से शुरू करो, पॉटिंग ये 1 2 3 4 ऐसे कर लो, फिर आपके 11 मटेरियल आएंगे, और 1000 रुपए इंक्लूड कर 1000 रुपए एक्सक्लूड कर देना, कितने बचेंगे फिर? 3100 बचेंगे, इतने रुपीज बने आपके, या जितने बनेंगे अपने हिसाब से, है ना। कंक्लूजन जरूर लिखना होता है पोर्टफोलियो में। कंक्लूजन बताओ, फ्रॉम द अबव लिस्ट पर से यू कैन सी दैट ऑल द मटेरियल्स आर नेसेसरी। हमने ये देखा कि सारे मटेरियल नेसेसरी होते हैं किसके लिए? हेल्दी रूफटॉप गार्डनिंग के लिए। ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज करते टाइम एंड नीम ऑयल का यूज करते टाइम हमें सेफ और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स मिलने वाले हैं, है ना। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, आई एम सो सॉरी। ऑर्गेनिक कंपोस्ट और नीम ऑयल का यूज करते करते हमें सेफ और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, है ना। वेल प्लान गार्डन हम बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एवं कुछ भी ग्रो कर दिया या कुछ भी हो गया, है ना। तो इस तरह का कुछ भी कंक्लूजन जो आपको लगता है वो आप बना सकते हैं, है ना। अ वेल प्लान गार्डन नॉट ओनली गिव्स फ्रेश फूड, एक सिर्फ वेल प्लान जो गार्डन होता है वो सिर्फ फ्रेश फूड नहीं देता है, बट हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन और ग्रीन रखता है ना। इस तरह से आपने बना दिया, ठीक है जी, चलिए, ओके।
मैं वैसे सोच रही थी कि मैं यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी, पर अभी आपका 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये भी करवा ही देती हूँ। ठीक है जी? चलो, ओके। पॉट प्रिपरेशन एंड सोइंग। पॉट की प्रिपरेशन करना और सोइंग करना, बीज की बुआई करना। यू मे हैव लर्न द बेसिक्स ऑफ सॉइल प्रिपरेशन एंड सोइंग इन ग्रेड 6 कौशल बोध। आपने ना क्या होगा, आपने सॉइल प्रिपरेशन कैसे करना है, बीज कैसे बोना है, इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी लर्न कर लिया होगा। इसके बेसिक्स को कहाँ पे, अपनी ग्रेड 6 कौशल बोध की किताब में, है ना, पहला ही चैप्टर था उसके बारे में। दिस सेक्शन कंटेन्स गाइडलाइंस स्पेसिफिकली फॉर रूफटॉप गार्डनिंग। अब ये जो सेक्शन आप पढ़ने वाले हैं, ये सेक्शन कंटेन करने वाला है ऐसी गाइडलाइंस को जो कि स्पेसिफिकली रूफटॉप गार्डनिंग के लिए हैं, है ना। यू विल नीड टू प्रिपेयर अ पॉटिंग मिक्सचर। आपको एक पॉटिंग मिक्सचर बनाना होगा फॉर द रूफटॉप गार्डन एज शोन इन फिगर 2.6। जैसा कि आपको 2.6 में दिखाया जाएगा, उस तरह का आपको एक गार्डन, रूफटॉप गार्डन तैयार करना है। फॉर प्रिपेयरिंग अ पॉटिंग मिक्सचर फॉलो द स्टेप्स बिलो, है ना। आपको जैसे 2.6 में भी दिखाया जाएगा कि किस तरह का रूफटॉप गार्डन तैयार करना है, और रूफटॉप गार्डन में एक्चुअली पॉटिंग मिक्सचर कैसे तैयार करना है, मेन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए अपने पॉटिंग मिक्सचर को कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। पहला तो है कि कलेक्ट मटेरियल फॉर द पॉटिंग मिक्स। ठीक है, आपको सबसे पहले पॉटिंग मिक्स का मटेरियल कलेक्ट करना है। आपको अपने माइंड में रखना है वेट को, है ना, एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई को। दो तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेट का ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमें उठाने लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाए, इसका ख्याल रखो। लाइट वेट इज बेटर, लाइट वेट इज बेस्ट एक्चुअली, है ना, सबसे बेस्ट होता है। और न्यूट्रिएंट सप्लाई का भी आपको ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हम लाइट करते जा रहे हैं अपने प्लांट को, अपने प्लांट के पॉट को, और वो न्यूट्रिएंट में जीरो होता जा रहा है, फिर तो फायदा ही कुछ नहीं है, फिर तो रहने ही देते आप उससे अच्छा, है ना। तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब मिक्स करना है कोकोपीट। कोकोपीट मैंने बता दिया, वर्मीक्यूलाइट, है ना, परलाइट, ये सब मैंने चीजें आपको बता दिया। किसके साथ मिक्स करना है, इन तीन चीजों को मिक्स करना है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट के साथ और सॉइल के साथ, है ना। मतलब कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, ये चीजें, इनको मिक्स किया आपने कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इनके साथ, और सॉइल को, मतलब इसका प्रपोर्शन 1 होने वाला है। कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, एक रेशियो हो गया इसका। फिर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट एक रेशियो, और एक रेशियो सॉइल। ठीक है, मतलब अगर 3 भाग आप करेंगे अपने पॉट के, तो भाग 3 भागों में से जो एक भाग है वो मिट्टी से भरा हुआ होगा, एक भाग जो है, जो दूसरा वाला भाग है ना, वो दूसरा वाला भाग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट से भरा हुआ होगा, और जो आखिरी भाग बचा हुआ है वो कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट और परलाइट से मिलकर के बना हुआ होगा, है ना, ऐसे। चलो, टेस्ट फॉर पीएच एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने पीएच कैसे चेक करते हैं वो देखा था, पीएच स्ट्रिप से, है ना। सॉइल में या फिर जो भी हमने मटेरियल बनाया होता है उसकी स्लरी बना देते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं हल्का सा, फिर उसमें क्या करते हैं, हम अपना पीएच पेपर डालते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह का आपका कलर आया है, उस हिसाब से फिर आपको पीएच पता लग जाता है। अब यहाँ पे मैंने फिर से बता दिया, ये देखो, ये परलाइट है। परलाइट दानेदार होता है ना, पत्थर पत्थर, छोटे छोटे दानेदार पत्थर। ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्म्स की वजह से बना हुआ कंपोस्ट, है ना। ये कैसे बनाया हमने, ये हमने पहले भी बात की थी, पर अभी बता देती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है। कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं, है ना, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, ऐसे सब वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके, उन छिलकों को आपने एक बिन में रखा कुछ दिनों के लिए, उसमें वर्म्स डालिए, और वर्म्स को डालने के बाद वो बन गया आपका वर्मी कंपोस्ट, कुछ टाइम बाद जब वो थोड़ा ठीक हो गया, है ना। चलो, कोकोपीट, कोकोपीट तो मैंने बता दिया ना, वर्मिक्यूलाइट, ये सब चीजें आपको पता लग गई। चलो, पोर्टफोलियो में भी एक बार फिर से बता दूं, इंट्रोडक्शन था ये। कुछ भी लिख सकते हैं आप, पर इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन यहाँ लिख करके दिया है, आपको ये वर्डिंग अच्छी लगती है ये लिख दो, कुछ और वर्डिंग अच्छी लगती है वो लिख दो। ओके, जरूरी नहीं कि यही मैम ये लिखना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी लिख दो। ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख दो आप अपने हिसाब से कि आपको रूफटॉप गार्डनिंग को क्या क्या चीजें हैं, मतलब रूफटॉप गार्डनिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो, है ना, उस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बना दो कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। कि रूफटॉप गार्डनिंग की हमने वैल्यू समझना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हमने उसके एडवांटेजेस जानने हैं, हमने उसकी इंपॉर्टेंस जाननी है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जो जो आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं वो सब लिख दो, या तो 4 ही लिखे हैं आप, मैक्सिमम 5 लिखे जा सकते हैं, है ना, 5 मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते आप। लिख सकते हो अगर टीचर बोले, पर इतने ही लिखने होते हैं जो हम
एक बिल्कुल फाइन वाला प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जब बनाते हैं ना, तो इतने ही लिखने होते हैं। ओके, ये भी आपको मैंने बता दिया। कन कंक्लूजन में भी आप कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने बेस्ट कंक्लूजन बताया है यहाँ पे। और भी कुछ आपको कंक्लूजन में ऐड करना है कि हमने देखा कि किस तरह हमने कॉस्ट बनाया, हमें बहुत हेल्प हुई इस कॉस्ट की मदद से, हमें पता लग पाया कि किस तरह हम बेटर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है वो आप लिख सकते हो। नहीं अगर लग पा रहा है तो आप इसको एज़ इट इज़ छाप लो, है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, अब हम बात जो करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लो वेट बट न्यूट्रिएंट रिच पॉटिंग मिक्सचर। कि भार तो कम है, वेट तो कम है हमारा, वेट नहीं है ज्यादा, बट न्यूट्रिएंट में रिच है। जो हमारा पॉटिंग मिक्सचर है, न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है उसके पास। भार थोड़ा उसका कम है, थोड़ा वजन कम है उसका, पर जो उसका न्यूट्रिएंट है ना वो बढ़िया है। न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। चलो, पॉटिंग मिक्स की बात करें, प्लीज रेफर टू ग्रेड 6 कौशल बोध। ठीक है, ग्रेड 6 कौशल बोध में आपने पॉटिंग मिक्स पढ़ा है, उसके बारे में आप फिर से पढ़ ले एक बार, फिर से देख ले एक बार। पॉटिंग मिक्स मैंने थोड़ा सा बता भी दिया। ओके, इन सब चीजों के बारे में। चलो, बिकॉज ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल इज टू डेंस एंड हैवी फॉर पॉट्स, क्या होता है कि पॉटिंग मिक्सचर का ही इस्तेमाल किया जाता है, पॉटिंग मिक्सचर को ही यूज किया जाता है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी सॉइल है ना, ऑर्डिनरी हमारी जो गार्डन की सॉइल है वो बहुत ज्यादा डेंस है, भारी है, एंड हैवी कर देती है वो पॉट्स को, है ना। पॉट्स को बहुत ही ज्यादा भारी कर देती है, बहुत ज्यादा पानी भी, मॉइस्चर भी रिटेन कर लेती है, और वजन भी उसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा रूफ भी खराब हो सकता है इतना भारी भारी चीजें अगर रखेंगे तो। When watered, soil particles get packed together tightly। अब क्या होता है, जब हम पानी देते हैं ना अपने गमले में, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो गेट पैक्ड टुगेदर टाइटली, तो वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं आसपास, है ना। सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली हमारे पैक हो जाते हैं, जो कि प्रिवेंट कर देता है एयर को फ्रॉम रीचिंग द प्लांट के रूट्स। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट है ना, हमारे प्लांट में रूट्स के पास ज्यादा अच्छे तरीके की एयर नहीं मिल पाती है, एयर का प्रिवेंशन हो जाता है, वहां पे एयर पहुंच ही नहीं पाती है रूट्स के पास, है ना। चलो, दिस कॉजेज पुअर ड्रेनेज, अब इससे पुअर ड्रेनेज हो जाता है। ओके, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मतलब पानी बिल्कुल भर जाता है ना, पूरा ऊपर तक ऐसे एरिया भरा रहता है। वाटर लॉगिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि जब रिक्वायरमेंट से आप बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं ना सॉइल को, बहुत ही ज्यादा पानी मिल जाता है सॉइल को रिक्वायरमेंट से, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी सॉइल है ना, सॉइल के अंदर जो आपके रूट्स हैं, तो उनको हवा नहीं मिल पाती, पानी पानी मिलता रहता है बस। पानी इतना भर जाता है कि बस पानी पानी होता है, मैं तो पानी पानी हो गई। उसके बाद फिर हवा हवा कुछ नहीं मिलती है इनको, हवा हवा उड़ जाती है। ठीक है, उसकी वजह से ना रॉटिंग भी हो जाती है, इतना पानी जब मिलता है रूट्स को तो रॉटिंग हो जाती है। चलो, रॉटिंग मतलब सड़ जाती है रूट्स, है ना। जब पानी मिलता रहता है, खूब सारा पानी देते रहते हैं हम, और हवा नहीं मिल पाती है उनको, भर जाता है पूरा ऊपर तक, ऐसे खचाखच भर जाता है, उसको बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो रूट्स को खराब कर देती है। पॉटिंग मिक्स इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिमेन लूज एंड एयरी। अब जो पॉटिंग मिक्स जो होता है, जब हम तैयार करते हैं, हमने ऊपर भी बात करी थी, तो पॉटिंग मिक्स क्या होता है ना, उसको इसीलिए डिजाइन किया गया है कि जो आपकी सॉइल है या आपकी जो भी ग्रोइंग मीडिया है, जहां पे भी आप प्लांट को ग्रो करवा रहे हो, वो लूज रहे और वो एयरी रहे, है ना। चाहे उसमें बहुत ज्यादा पानी आपने डाल भी दिया गलती से, तब भी उसमें एयर हमेशा उसको मिलती रहे, रूट्स को एयर मिलती रहे। ये क्या इंश्योर करता है, दिस इंश्योर्स बेटर एरेशन, ऑक्सीजन फॉर रूट्स। ओके, ये क्या इंश्योर करेगा, बेटर एरेशन, बेटर एयर मिल पाएगी, ज्यादा अच्छी आपको मिल पाएगी। एयर तो एयर ही होती है, बट ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में आपको एयर मिल पाएगी, है ना, ऑक्सीजन फॉर रूट्स मिल पाएगी। एंड अलाउ एक्सेस वाटर टू ड्रेन आउट इजीली, और जो एक्सेस वाटर अगर आपके पॉट में इकट्ठा हो गया है वो भी ड्रेन आउट हो जाएगा, वो भी बाहर की तरफ को निकल जाएगा आसानी से, क्रिएटिंग एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। जो कि क्या क्रिएट करेगा, एक आइडियल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा, किसके लिए, हेल्दी प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इन अ पॉट और कंटेनर, पॉट और कंटेनर में, while reducing the weight of the roof, और इसी के साथ साथ आपकी रूफ का वेट भी, आपकी रूफ पे जो वेट लग रहा है उस पॉट की वजह से, वो भी रिड्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। क्या क्या हो सकता है इससे, पहले तो लूज और एरेटेड
मीडियम आपको प्रोवाइड होगा आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए, है ना। जो पॉटिंग मिक्स आप तैयार करेंगे, मिट्टी में ही मिक्स करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो, है ना। तो एयरी होगा, लूज होगा हल्का हल्का, क्योंकि उसमें पत्थर पत्थर से है आपस में। चलो, ये इंश्योर करेगा कि बेटर एयर मिल पाए आपके रूट्स को, अच्छी तरह से मिल पाएगी ऑक्सीजन रूट्स को। और ये और क्या अलाउ करेगा एक्सेस वाटर को, कि वो बाहर की तरफ को ड्रेन आउट हो जाए, बाहर की तरफ को चला जाए। क्या क्रिएट करेगा, एक आइडियल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकता है फॉर हेल्दी प्लांट की ग्रोथ, है ना। प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो पाए, हेल्दी हो पाए, इसके लिए भी आपकी मदद करेगा, ठीक है, जो कि आपने पॉट या कंटेनर में ग्रो करना है। और उसी के साथ साथ वाइल रिड्यूसिंग द वेट ऑन द रूफ, जो कि आपकी रूफ पे वेट मिल रहा है उस पॉट की मदद से, वो भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पॉटिंग मिक्सचर होता है ना, ऑफ कोकोपीट, कंपोस्ट और परलाइट इन 1:1:1 रेशियो विल वे अबाउट 290 ग्राम फॉर अ पॉट ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर का अगर आपका पॉट है ना, 1 लीटर कैपेसिटी का अगर पॉट है, और आपने उसमें कोकोपीट, कंपोस्ट और परलाइट डाला है, तो वो 290 ग्राम होता है, ठीक है। 1 लीटर में, 1 लीटर कैपेसिटी में अगर आपने कोकोपीट, कंपोस्ट और परलाइट डाला है इक्वल मात्रा में, तो उसका वेट होता है 290 ग्राम्स, ओके। इफ यू रिप्लेस परलाइट विद सॉइल, और अगर आप परलाइट को सॉइल से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होता है, द सेम मिक्सचर विल वे अराउंड 700 ग्राम। तो जो सेम मिक्सचर होगा ना, वो 700 ग्राम का हो जाएगा, ठीक है। 700 ग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि आपने अगर 3 चीजें कोकोपीट, कंपोस्ट और परलाइट डाला था इक्वल मात्रा में, है ना, तो वो 290 ग्राम था, मान लो, है ना, 1 लीटर के कंटेनर में। अब आपने जितना भी परलाइट था उसको रिमूव किया और परलाइट की जगह सॉइल ऐड कर दिया। तो सॉइल आपने उसी 1 लीटर वाले कंटेनर में जब ऐड किया, तो सॉइल के ऐड करने की वजह से जो वेट बन गया वो 700 ग्राम बन गया, जो कि बहुत ज्यादा है, बिकॉज सॉइल इज मच हैवियर देन परलाइट। इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है ना, वो बहुत ज्यादा हैवियर है, बहुत भारी है, किससे, परलाइट से। और थोड़ी मोड़ी भारी नहीं, बहुत ज्यादा भारी है। सो जस्ट बाय रिप्लेसिंग और रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल, इसलिए जब आप सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं या आप रिड्यूस कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉइल को, यू कैन रिड्यूस द वेट ऑफ पॉट। तो इस वजह से आप पॉट का वेट भी कम कर सकते हैं। कैसे, अगर आप अमाउंट ऑफ सॉइल को रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए, बाकी का अब हमारा थोड़ा सा चैप्टर बचता है, अब हम उसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। पार्ट्स बना रही हूँ मैं अभी तो फिलहाल इन चैप्टर्स के। एक बार जब पार्ट्स भी सारे खत्म हो जाएंगे, तो मैं वन शॉट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगता है वन शॉट लेक्चर से पढ़ाई करना, तो आप वही देखिए, फिर वो भी अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगी, है ना, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। वन शॉट से पढ़ो, पार्ट वाइज पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, आपको बस पढ़ाई करनी है अच्छे से मस्त होके, है ना। तो चलो, अगर अभी तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कुछ क्वायरी है, कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, तो वो भी बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगी। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी नहीं है, अगर अच्छा लग रहा है देखने में, तो भी बताना कमेंट सेक्शन में कि मैम मुझे अच्छा लग रहा है ना? कुछ भी तरह की चीज़ें होंगी तो आप मुझे बता सकते हो रिलेटेड टू योर स्टडीज़, ओके? चलिए, तो अपना ख़्याल रखिए, लास्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, आई होप आज ही आ जाए। अगर आप इस वीडियो को 3-4 दिन बाद देख रहे हो, काफ़ी दिन बाद देख रहे हो, तो ऑलरेडी अपलोडेड होगा, बस आपको नीचे लिंक पे क्लिक करना है नेक्स्ट वाले पार्ट की, और उसको देखना है, पढ़ाई करनी है, ओके? चलो, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।